बर्फीले तूफान के बीच एक भारतीय सैनिक अपने हाथों में तिरंगा कसकर पकड़े खड़ा था। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तापमान -40 डिग्री के आसपास था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर और मौत जैसी खामोशी। अचानक रेडियो सेट पर एक आवाज गूंजी, सावधान रहो, दुश्मन भी इसी रास्ते से ऊपर आने की तैयारी में है। उस पल हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या पाकिस्तान की सेना पहले पहुंच जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र दुश्मन के कब्जे में चला जाएगा, और अगर भारत ने इसे खो दिया तो सिर्फ एक पहाड़ी नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से पूरा इलाका खतरे में पड़ सकता था। यही वो पल था जब इतिहास रचा जाने वाला था। एक ऐसा मिशन जिसकी योजना बेहद गोपनीय थी, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने भारतीय सेना को दुनिया की सबसे ऊंची जंग जीतने का मौका दिया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हिमालय की ऊंचाइयों में लद्दाख और कराकोरम की पहाड़ियों के बीच फैला हुआ है सियाचिन ग्लेशियर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। लगभग 76 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर समुद्र तल से करीब 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का मौसम इतना खतरनाक है कि कई बार दुश्मन से पहले प्रकृति ही इंसान की परीक्षा लेती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब पहली बार युद्ध हुआ और बाद में 1949 में सीज फायर लाइन तय की गई, तो नक्शे पर एक बिंदु तक तो सीमा साफ दिखाई गई, लेकिन उसके बाद लिखा था थेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी वहां से आगे सीमा की स्पष्ट रेखा तय नहीं की गई। उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इलाका एक दिन इतना महत्वपूर्ण बन जाएगा। कई सालों तक ये क्षेत्र लगभग वीरान रहा। यहाँ इंसानों का आना जाना बहुत कम था, लेकिन 1970 के दशक में एक अजीब सी गतिविधि शुरू हुई। पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को इस इलाके में आने की अनुमति देना शुरू कर दिया, और चौंकाने वाली बात यह थी कि वे लोग पाकिस्तान से परमिट लेकर सियाचिन की चोटियों पर चढ़ाई कर रहे थे। ये सिर्फ पर्वतारोहण नहीं था, ये धीरे धीरे उस इलाके पर दावा करने की रणनीति थी। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों को ये बात समझ आने लगी थी कि पाकिस्तान धीरे धीरे इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान पहले इन ऊंचाइयों पर बैठ गया तो वो पूरे सियाचिन क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता था। इसी दौरान भारतीय सेना के एक अधिकारी कर्नल नरेंद्र कुमार ने इस इलाके के बारे में गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया। वो एक अनुभवी पर्वतारोही भी थे। उन्होंने कई अभियानों के जरिए सियाचिन के रास्तों और चोटियों का निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट ने सेना के उच्च अधिकारियों को सतर्क कर दिया। रिपोर्ट साफ कह रही थी, अगर अभी कार्यवाही नहीं की गई तो पाकिस्तान बहुत जल्द इन ऊंचाइयों पर कब्जा कर सकता है। इसके बाद भारतीय सेना ने एक गुप्त योजना बनानी शुरू की। इस मिशन का उद्देश्य था पाकिस्तान से पहले सियाचिन के महत्वपूर्ण दर्रों और चोटियों पर कब्जा करना। लेकिन ये काम आसान नहीं था। सोचिए, सैनिकों को 18,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर जाना था, वहां जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जहां एक कदम भी गलत पड़ा तो सीधा हजारों फीट गहरी खाई में गिरने का खतरा, जहां तापमान इतना कम कि हथियार तक जम सकते हैं। फिर भी भारतीय सेना ने फैसला कर लिया था। 1984 की शुरुआत में तैयारियां तेज हो गईं। इस ऑपरेशन को पूरी तरह गुप्त रखा गया, यहां तक कि सेना के कई अधिकारियों को पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन तभी एक दिलचस्प घटना हुई जिसने भारतीय योजना को और तेज कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों को खबर मिली कि पाकिस्तान ने भी भारी मात्रा में आर्कटिक कपड़े और सैन्य सामान खरीदा है। इसका मतलब साफ था, वो भी सियाचिन में अपने सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। अब ये एक दौड़ बन चुकी थी, कौन पहले पहुंचेगा? भारतीय सेना ने तुरंत ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। 13 अप्रैल 1984 की सुबह, ये दिन बैसाखी का था, लेकिन सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों पर इतिहास लिखा जाने वाला था। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने सैनिकों को धीरे धीरे उन ऊंचाइयों की ओर ले जाना शुरू किया जहां इंसान का पहुंचना ही लगभग असंभव माना जाता था। चीता और चेतक हेलीकॉप्टर बर्फीले तूफानों के बीच उड़ान भर रहे थे। हर उड़ान एक जोखिम थी। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर उतर भी नहीं सकते थे। सैनिकों को रस्सियों के सहारे नीचे उतारा जाता था। उनके कंधों पर भारी हथियार, गोला बारूद और जरूरी सामान था।
भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जवान सबसे पहले बिलाफोंड ला और सिया ला जैसे महत्वपूर्ण दर्रों की ओर बढ़े। ये दर्रे पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। जब भारतीय सैनिक इन चोटियों पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत तिरंगा फहरा दिया। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान की सेना भी वहां पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भारत पहले ही सबसे ऊंची और रणनीतिक जगहों पर कब्जा कर चुका था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। पाकिस्तान ने कई बार इन जगहों को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को हटाना आसान नहीं था, क्योंकि युद्ध में ऊंचाई का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो ऊपर होता है उसे रणनीतिक बढ़त मिलती है। सियाचिन में लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं होती थी, असली दुश्मन था मौसम। कई बार बर्फीले तूफान इतने खतरनाक होते कि सैनिकों को कई दिनों तक बंकरों में ही रहना पड़ता। कई जवानों ने दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि हिमस्खलन और ठंड से अपनी जान गंवाई, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक डटे रहे। ऑपरेशन मेघदूत की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि भारत ने सियाचिन के महत्वपूर्ण दर्रों सिया ला, बिलाफोंड ला और सोल्टोरो रिज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। सोल्टोरो रिज इस पूरे क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी जैसा है। जो इसे नियंत्रित करता है वही पूरे सियाचिन क्षेत्र पर नजर रख सकता है। भारत ने इस रिज पर अपनी मजबूत स्थिति बना ली। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं था, ये रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण था। अगर पाकिस्तान इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता तो वो चीन और पाकिस्तान के बीच सीधा संपर्क मजबूत कर सकता था, लेकिन भारत की मौजूदगी ने उस संभावना को रोक दिया। आज भी सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ भारतीय सेना के हजारों जवान तैनात रहते हैं। वे हर दिन प्रकृति की सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऑपरेशन मेघदूत ने यह साबित कर दिया कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। ये मिशन साहस, रणनीति और अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है। सियाचिन की उन बर्फीली चोटियों पर आज भी जब सूरज उगता है तो उसकी किरणें तिरंगे पर पड़ती हैं, और वो तिरंगा इस बात की गवाही देता है कि 1984 में कुछ बहादुर सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया था। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची जंग जीत ली थी।